नेपाल में गृह मंत्री का पद सिर्फ एक सरकारी कुर्सी नहीं, बल्कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था और नागरिक एडमिनिस्ट्रेशन की धुरी है। पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं। इसलिए इस पोस्ट पर बैठे पर्सन से सबसे ज्यादा ईमानदारी और जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। जब गृह मंत्री ही करप्शन के आरोपों में घिर जाएं, तो यह सिर्फ एक पर्सन का नहीं, पूरी व्यवस्था का क्राइसिस बन जाता है। इससे जनता का भरोसा डगमगाता है और देश की नींव कमजोर होती है। हाल के सालों में नेपाल के कई गृह मंत्री और फॉर्मर गृह मंत्री बड़े करप्शन के मामलों में फंसे हैं। कून प्रेटिव स्कैम से लेकर फेक भूटानी रिफ्यूजी कांड तक। इन मामलों ने पावर के मिसयूज और आम लोगों की मेहनत की कमाई के लुट जाने की स्टोरी उजागर की है। इस वीडियो में हम नेपाल के चर्चित गृह मंत्री घोटालों की पड़ताल करेंगे। रवि लामिछाने, बालकृष्ण खंड, गोविंदा राज जोशी, खूम बहादुर खड़का और रमेश लेखक के विवादों को समझेंगे। हम जानेंगे कि इन स्कैम्स ने नेपाली सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कैसे अफाकेट किया और फ्यूचर में करप्शन रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। यह एनालिसिस सिर्फ प्रॉब्लम्स को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि सॉल्यूशन की डायरेक्शन में सार्थक बहस छेड़ने का एफर्ट है। नेपाल का फ्यूचर तभी ब्राइट हो सकता है जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी मिले। रवि लामिछाने एक टाइम के पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स में चेंज और करप्शन के अगेंस्ट फाइट का वादा करके आए थे। उनकी पार्टी ने इलेक्शंस में शानदार परफॉर्मेंस दी और वे गृह मंत्री बने। लेकिन उन पर कून प्रेटिव स्कैम में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा। आरोप है कि उन्होंने एक कून प्रेटिव इंस्टीट्यूशन से इलीगल तरीके से लोन लिया, जो आम लोगों की सेविंग्स थी। इस मामले ने पूरे नेपाल में पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट से लेकर रोड तक इस्तीफे की डिमांड की, क्योंकि गृह मंत्री इन्वेस्टिगेशन को अफाकेट कर सकते थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद केस चलाने की रिकमेंडेशन दी, लेकिन सरकारी वकील ने आरोप तय करने से मना कर दिया। इससे गवर्नमेंट पर मिनिस्टर को बचाने के आरोप लगे। लामिछाने खुद को इनोसेंट बताते रहे और इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करार दिया। इस कंट्रोवर्सी ने पब्लिक के बीच गहरा अविश्वास पैदा किया। कुछ लोग उन्हें करप्शन विरोधी मसीहा मानते हैं, तो कुछ पुराने लीडर्स जैसा ही समझते हैं। ये मामला दिखाता है कि करप्शन के आरोप, चाहे प्रूव हो या नहीं, एक लीडर की इमेज और सोसाइटी के भरोसे को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेपाल के सबसे शर्मनाक स्कैम्स में से एक है फेक भूटानी रिफ्यूजी स्कैम। इसमें नेपाली सिटीजन्स को झांसा देकर फेक रिफ्यूजी बनाकर अमेरिका भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे गए। इस स्कैम में फॉर्मर गृह मंत्री बालकृष्ण खंड का नाम मैनली सामने आया। उनकी अरेस्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। गैंग ने ओरिजिनल रेफ्यूजीज की लिस्ट में हेरफेर कर नेपाली सिटीजन्स के नाम जोड़ दिए और हर पर्सन से लाखों रुपए वसूले। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बालकृष्ण खंड ने गृह मंत्री रहते हुए इस गैंग की हेल्प की थी। 13 मई 2023 को उनकी अरेस्ट के साथ कई और बड़े नाम भी पकड़े गए, लेकिन बाद में खंड को बेल मिल गई, जिससे पब्लिक में गुस्सा और अविश्वास और गहरा हुआ। इस स्कैम ने हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज को बर्बाद किया और गवर्नमेंट में भरोसा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। यह इंसिडेंट आज भी नेपाल में करप्शन की डिबेट के सेंटर में है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सोसाइटी का मोरल पतन तय है। गोविंदा राज जोशी का मामला नेपाल में करप्शन के अगेंस्ट लंबी लीगल फाइट का सिंबल है। उन पर मिनिस्टर रहते हुए आय से ज्यादा प्रॉपर्टी अर्न करने का आरोप था। 2004 में मामला स्पेशल कोर्ट में गया, लेकिन डिसीजन आने में 2 डिकेड्स लग गए। जोशी पर आरोप था कि उन्होंने पोस्ट का मिसयूज कर हैवी प्रॉपर्टी जमा की, जिसका कोई वैलिड सोर्स नहीं था। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी किया, लेकिन करप्शन प्रिवेंशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मामला सालों तक लटका रहा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जोशी को दोषी ठहराया। 9 मंथ्स की कैद और 69 लाख रुपए फाइन। यह डिसीजन नेपाल के जुडिशियल हिस्ट्री में माइलस्टोन है, लेकिन इसमें हुई देरी ने जस्टिस की धार को कमजोर किया। यह केस दिखाता है कि नेपाल में करप्शन के अगेंस्ट लीगल फाइट कितनी लंबी और डिफिकल्ट है, फिर भी उम्मीद कायम है। खूम बहादुर खड़का, नेपाली कांग्रेस के फॉर्मर गृह मंत्री, भी आय से ज्यादा प्रॉपर्टी और करप्शन के आरोपों में घिरे रहे। उन पर आरोप था कि उन्होंने मिनिस्टर रहते हुए अकूत प्रॉपर्टी जमा की, जिसका वे कोई हिसाब नहीं दे पाए। करप्शन प्रिवेंशन कमीशन ने मामला दर्ज किया, जो सालों तक कोर्ट्स में चला। खड़का ने आरोपों को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा,
जहां उन्हें 18 मंथ्स की जेल और 95 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करने का ऑर्डर मिला। ये फर्स्ट टाइम था जब इतने बड़े लीडर को करप्शन में दोषी ठहराकर जेल भेजा गया। खड़का का मामला वार्निंग है, करप्शन से अर्न की गई पावर और प्रॉपर्टी एंड में किसी काम नहीं आती। ये केस दिखाता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स में करप्शन को लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस है, लेकिन लॉ का शिकंजा आखिरकार कसता है। जब गृह मंत्री पर ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस आरोप लगे तो यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी है। रमेश लेखक के टेन्योर में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स सेटिंग कर लोगों को इलीगली अब्रॉड भेज रहे थे। यह डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंडर आता है, इसलिए आरोप सीधे मिनिस्टर तक पहुंचे। अपोजिशन और मीडिया ने पार्लियामेंट में उनके इस्तीफे की डिमांड की, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं थी। लेखक ने आरोपों को रिजेक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी रहने की बात कही। कुछ ऑफिसर्स पर एक्शन हुआ, लेकिन असली बड़े नाम बच निकले। मामला कभी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा और धीरे धीरे दब गया। ये इंसिडेंट दिखाती है कि नेपाल में सीरियस आरोपों के बावजूद लीडर्स अपनी पोस्ट्स पर बने रहते हैं। इससे पब्लिक में यह परसेप्शन स्ट्रांग हुई कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना कोई भी क्राइम पॉसिबल नहीं। जब बार बार गृह मंत्रियों के नाम स्कैम्स में आते हैं तो देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। पार्लियामेंट में हंगामा, इस्तीफे की डिमांड और डेवलपमेंट वर्क्स में रुकावट आम हो जाती है। इन स्कैम्स ने पब्लिक के भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया है। आम सिटीजन्स को लगता है कि उनके लीडर्स उन्हीं के पैसे को लूट रहे हैं। इसका इफेक्ट वोटिंग परसेंटेज में गिरावट, पॉलिटिकल इंडिफरेंस और प्रोटेस्ट्स के रूप में दिखता है। यूथ कंट्री छोड़ने को मजबूर है। पब्लिक का आक्रोश अक्सर रोड्स पर दिखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाता है और लीडर्स लीगल दांव पेंच से बच निकलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन स्कैम्स का यूज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करती हैं, लेकिन पावर में आते ही खुद भी फंस जाते हैं। ललिता निवास भूमि स्कैम जैसे मामलों में ऑलमोस्ट सभी मेन पार्टीज के लीडर्स इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये प्रूव करता है कि करप्शन किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट जरूरी है। करप्शन का इफेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स की नींव को हिला देता है। जब हाई पोस्ट पर बैठे लोग करप्शन में इन्वॉल्व हों, तो ईमानदारी और मेहनत का वैल्यू गिर जाता है। इससे यूथ में मोरल पतन और सोसाइटी में क्राइम को एक्सेप्टेंस मिलने लगती है। पॉलिटिकली करप्शन डेमोक्रेसी को खोखला कर देता है। इलेक्शंस पैसे के खेल बन जाते हैं, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हार जाते हैं, पब्लिक का भरोसा टूटता है, वोटिंग कम होती है और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उभरती हैं। इकोनॉमिकली करप्शन डेवलपमेंट में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स नहीं बन पाते। फॉरेन इन्वेस्टर्स डरते हैं। कोऑपरेटिव स्कैम जैसे मामले आम लोगों की सेविंग्स को लूट लेते हैं, जिससे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ती है। सबसे बड़ा लॉस सोशल जस्टिस को होता है। रिच लॉ से बच जाते हैं, पुअर जस्टिस के लिए भटकते हैं। नेपाल के गृह मंत्रियों से जुड़े स्कैम्स सिर्फ इंडिविजुअल्स की स्टोरी नहीं, बल्कि बीमार सिस्टम का सिम्पटम है। जब तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट नहीं बनती, करप्शन देश को खोखला करता रहेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और जुडिशियरी को पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री, ताकि बड़े लीडर्स पर भी एक्शन हो सके। जुडिशियल प्रोसेस तेज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने ताकि डिसीजंस डिकेट्स न लगें। ट्रांसपेरेंसी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हो, प्रॉपर्टी का एनुअल डिस्क्लोजर, राइट टू इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सोसाइटी और सिटीजन्स की है। लीडर्स का इवैल्यूएशन कास्ट या पार्टी नहीं, उनके वर्क और ऑनेस्टी के बेसिस पर हो। करप्शन के अगेंस्ट आवाज बुलंद करनी होगी। एक अवेयर सिविल सोसाइटी ही चेंज ला सकती है। नेपाल एक चौराहे पर है। अगर सही स्टेप्स उठाए तो करप्शन फ्री फ्यूचर पॉसिबल है।